एक खबर होती है जो हिस्टोरिकल होती है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि बड़ा जिक्र हो रहा है आजकल अर्तुगरुल का, लेकिन हमारे पास जहाँ तारीख़ उस्मानिया पर एक ही मुस्नद किताब है जो डॉक्टर अजीज़ साहब की है, उसका सफ़ा 20 पे लिखा है कि अर्तुगरुल मुसलमान ही नहीं था, उसका बेटा उस्मान मुसलमान हुआ था। हमने ना अपने निसाब पे तवज्जो दी, ना हमने कोशिश की कि हमारे बच्चे सही तालीम हासिल करें। हमने उन्हें डिग्री के लिए और नौकरी के लिए पढ़ाया। फिर मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो मैं अब काफ़ी बाहर जाता था, तो मैंने वहाँ महसूस किया कि जो हमारे साथ सलूक होता है वहाँ पे पाकिस्तान में हम अक़लीतों से वो नहीं करते। यानी केवल मैं जब गया अमेरिका तो मेरे एक दोस्त की वालदा की डेथ हुई तो वो क्रिश्चियन कब्रिस्तान में उन्होंने दफन किया गया। बोस्टन में मैंने चर्च में जुमा पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे एक राइटर हैं, एडिटर हैं और कॉलमिस्ट हैं। इसके साथ साथ वो लीडर ग्रुप के CEO भी हैं और इनकी एक बहुत ही अच्छी किताब है पाकिस्तान की रोशन अक़लियतें। ये किताब आप अभी देख सकते हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं और इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली अहमद ढिल्लों साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप एडिटर भी हैं, राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। माशाल्लाह आपका माशरे के मसाइल पे आपकी एक दकीक निगाह है और आप मसाइल को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और उनके हल को भी जानते हैं। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो ख़बरें आपके अखबार में शाया होती हैं या जो आपके मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे शाया होती हैं, उनकी तस्दीक के ज़राए क्या होते हैं? शुक्रिया। तस्दीक के ज़राए आजकल की एडवांस दुनिया में काफ़ी आसान है। एक तो खबरें दो किस्म की होती हैं। एक खबर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आप टीवी से लेते हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं। अब जो फ़र्ज़ करें मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट्स है गुजरांवाला का, जिसको मैंने वहाँ मुकर्रर किया, जब वो खबर भेजता है तो मुझे उस पर एतबार करना पड़ता है। वो उसका रिस्पॉन्सिबल है जी। जो नेशनल न्यूज़ है वो मैं PTV से या प्रेस रिलीज आएगी। जो इंटरनेशनल है वो आपको पूरी दुनिया में आप चैनल्स हैं, आपको कंफर्म हो जाता है, छुप नहीं सकती खबर। एक खबर होती है जो हिस्टोरिकल होती है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। एक हिस्ट्री में कुछ और है, एक हिस्ट्री में कुछ और है। जैसे पीछे मैंने एक इंटरव्यू में बताया कि बड़ा जिक्र हो रहा है आजकल अर्तुगरुल का, लेकिन हमारे पास जहाँ तारीख़ उस्मानिया पर एक ही मुस्नद किताब है जो डॉक्टर अजीज़ साहब की है, उसका सफ़ा 20 पे लिखा है कि अर्तुगरुल मुसलमान ही नहीं था। तो लोगों ने काफ़ी मुझे कहा आपने क्यों लिख दिया? मैंने कहा जी मैंने नहीं कहा, ये डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में कहा, पढ़ लें और डॉक्टर साहब से पूछें। उसमें डॉक्टर साहब ने 2-3 और राइटर्स के हवाले दिए हुए हैं। वो कहते हैं अर्तुगरुल मुसलमान नहीं था, उसका बेटा उस्मान मुसलमान हुआ था। इस तरह आप जब 3-4 हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इल्म हो जाता है सच क्या है गलत क्या। सर मुझे ये बताइएगा, हर इंसान की एक शख्सियत होती है, एक पैशन होता है और वो वक्त के साथ साथ डेवलप होता है और एक स्टेज पे आके उसे पता चलता है कि यार मैं इस काम के लिए बना हूँ। आपको कब ज़िंदगी में ये महसूस हुआ कि मैंने लिखना है और मैंने लिख के अपने माशरे की इस्लाह करनी है, या जो आपका विजन था उस तरफ आप कब गए? यहाँ यूनिवर्सिटी में मैंने MA जर्नलिज्म किया था, उसके बाद मैंने लॉ किया। तो शुरू में तो मैंने एज ए एडवोकेट काम करना शुरू किया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही मुझे एहसास हो गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे जर्नलिज्म में जाना चाहिए, तो उसको वहाँ लिखने की कुछ आज़ादी तो होती है। पाकिस्तान में जो हाल है अदालतों का, वकला का, वो आपके सामने ही है। वो मेरा माइंड सेट नहीं मिल सका उनके साथ। तो लिखने में मुझे मज़ा आता है। तो मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, अपनी मर्ज़ी से लिखता रहता हूँ। एक सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे का जो है वो ये है कि हमने अपनी तरजीहात का तयन सही नहीं किया हुआ। इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए उसकी वजह कोई मामूली वजह नहीं है। उसकी वजह तो जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ही है। हमने ना अपने निसाब पे तवज्जो दी, ना हमने कोशिश की कि हमारे बच्चे सही तालीम हासिल करें। हमने उन्हें डिग्री के लिए और नौकरी के लिए पढ़ाया। जब हम उनके अंदर एक ग्रिड पैदा कर देंगे तो तरजीहात कैसे बेहतर हो सकती हैं। फिर मुल्ला हमें कुछ और पढ़ाया, टीचर ने कुछ और पढ़ाया।
अखबार हमें कुछ और कह रहा है, टीवी हमें कुछ और कह रहा है। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम ने हमें बहुत तंग किया। मज़हब सीखना है तो अरबी, शहर मशरक़ पढ़ना है तो फ़ारसी, इंटरनेशनली मुकाबला करना है तो अंग्रेज़ी, मदर टंग हमारी पंजाबी, कौमी ज़बान हमारी उर्दू। हम चूचू का मरबा बन के रह गया, तो तरजीहात हमारी कैसे बेहतर होनी थी। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई एक ज़ुबान होती तो हमारा मुआशरा ज़्यादा तरक्की कर ज़्यादा सकता तरक्की था। करता। सर मुझे ये बताइएगा कि आप अक़लियतों के हकूक़ पे बहुत ज़ोर देते हैं और इसी सिलसिले में आपने एक किताब भी लिखी, पाकिस्तान की रोशन अक़लियतें। आपके दिमाग में ये ख़यालात कैसे आए और वो क्या सोच थी जिसने आपको ये किताब लिखने पर मजबूर किया? देखिए, जो एक जर्नलिस्ट होता है उसका मुशाहदा एक आम आदमी से थोड़ा सा तेज़ होता है। बिल्कुल। जैसे पुलिस अफसर मुलज़म को जल्दी पहचान लेता है, जज FIR पढ़ के ही बता देता है कि ये ठीक है कि नहीं है, तो जर्नलिस्ट को भी ज़रा जल्दी अंदाज़ा हो जाता है। फिर मेरे बच्चे बाहर पढ़ते थे, तो मैं अब काफ़ी बाहर जाता था, तो मैंने वहाँ महसूस किया कि जो हमारे साथ सलूक होता है वहाँ पे पाकिस्तान में हम अक़लियतों से वो नहीं करते। यानी कि इवन मैं जब गया अमेरिका तो मेरे एक दोस्त की वालदा की डेथ हुई, तो वो क्रिश्चियन कब्रिस्तान में उन्होंने दफन किया गया। बोस्टन में मैंने चर्च में जुमा पढ़ा, तो मैं परेशान हो गया कि यहाँ तो हम मुसलमान एक दूसरे फ़िरके को मस्जिद में नहीं घुसने देते, तो वो वहाँ पर हमें अपना चर्च दे रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जब जाके थोड़ी स्टडी की मैंने, तो मैं तो परेशान हो गया कि 47 में 23% थी अक़लियत, आज 3.5 है। 20% तकरीबन अक़लियत हम अपने मुल्क से भगा चुके हैं। फिर मैंने उनको पढ़ा, अक़लियतों की खिदमात पढ़ी, वो मैंने कभी किसी निसाब में पढ़ी नहीं थी। अब अंदाज़ा करेंगे, जर्मनी दुनिया के एक पहले बेस्ट 10 कंट्रीज़ में आता है। आज वीज़ा खुल जाए तो आधा पाकिस्तान जर्मनी चला जाए। जर्मनी के एक 30 साल नौजवान औरत डॉक्टर रुतफाओ कोल्ड के मर्ज़ के लिए कराची आती है और फिर यहीं की होकर रह जाती है। 50-60 साल वो हमारे कोल्ड के मरीज़ों की खिदमत करती है, पाकिस्तान में कोल्ड का मर्ज़ ख़त्म कर देती है। आप किसी से पूछें, कभी नाम सुना उनका? जब हम अक़लियतों से ये सलूक करेंगे, सीसल चौधरी उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ कि मैंने रिटायरमेंट ले ली कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही थी कि मैं क्रिश्चियन था। सर गंगाराम हॉस्पिटल हमने बड़ी कोशिश की कि नाम चेंज हो जाए। वाई? एक बंदे ने हॉस्पिटल बनाया है, आप उसका नाम को छीनना चाहते हैं। इतने जब आप नैरो माइंडेड हो जाएंगे तो फिर अक़लियतें मुल्क छोड़ेंगी। लेकिन एक चीज़ मेरी अब ज़हन में रखें, जिस मुल्क की अक़लियत खुश नहीं होगी, अक्सरियत कभी खुश नहीं रह सकती। आप इंडिया की मिसाल ले लें, वहाँ पर अक़लियतों से बुरा सलूक होता है, तो इंडिया का हालात आपके सामने है। जिस मुल्क में अक़लियत से बुरा सलूक होगा, अक्सरियत भी परेशान रहेगी, अमन में नहीं रह सकती। सर मुझे ये बताएं कि बहैसियत मुसलमान हमें तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हमारा किरदार तो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, हमें तो ज़्यादा नफ़ा बख्श होना चाहिए। तो आप ये बताएं हमारे नाजरीन को कि इस चीज़ पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है कि अक़लियतों के हकूक़ उनको पूरे तरीके से मिलें और कोई भी इस पाकिस्तान में रहने वाला शख्स मुतासर ना हो, बल्कि पाकिस्तान में सब एक गुलदस्ते की तरह रहें और उस गुलदस्ते में हर किस्म का रंग और हर किस्म के लोग हों और वो खुशी से आपस में मिलजुल के रहें। उसकी हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम सिर्फ ज़ाहरी नुमाइश पे बड़ा यकीन रखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 रबीउल अव्वल आएगा, हम पूरा लाहौर बत्तियों से भर देंगे। नाउज़ बिल्लाह को उनकी शान में गुस्ताखी करे, हम उसको कत्ल करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने फरमाया है वो हम मानने को तैयार नहीं। बानिया पाकिस्तान की हम बड़ी इज्जत करते हैं, उनको कायदे आज़म कहते हैं। जो उन्होंने अक़लियतों के बारे में कहा हम वो भी करने को तैयार नहीं। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये एक पाकिस्तान के अंदर दो पाकिस्तान है, एक गरीब आदमी के लिए, एक अमीर आदमी के लिए। अमीर आदमी को हमारे मुल्क में सजा ही नहीं होती और गरीब आदमी को हम मना कर देते हैं। जब तक जो आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ मौजूद हैं उन पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो अक़लियतें कैसे खुश रहेंगी? अब देख लें, किसी बड़ी पोस्ट पर आपने कभी कोई देखा है गैर मुस्लिम?
इस मामले में तो इंडिया हमसे बेहतर है। वहाँ सदर भी रहा इंडिया का मुसलमान, क्रिकेट टीम का कप्तान भी मुसलमान, वो तो फिर भी उनके बड़े बड़े अदाकार मुसलमान। हम तो हर जगह पर आला ज़र्फ़ी नहीं दिखाते हैं। सर मुझे एक बात बताइए कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, जो अगर हम उसकी बात करें, एक मदरसे का तालीमी निज़ाम है, एक स्कूल का तालीमी निज़ाम है, और हमारा जो माहौल है, आपको नहीं लगता कि उस तरबियत में एक उस तरबियत का कसूर है कि जब लोग आगे आते हैं और आगे आके जब वो इस मुल्क की बागडोर संभालते हैं तो उनके जहन में कहीं ना कहीं वो एक चीज़ होती है जिसे वो फिर पीछे नहीं छोड़ सकते। मतलब इसमें उनका अपना ज़ाती कसूर नहीं होता, उनका माइंड सेट ही ऐसा बन जाता है। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इरशादात के बारे में नहीं बताया जाता जिनमें उन्होंने अक़लियतों के हकूक़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। कायदे आज़म ने भी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अक़लियतों के हकूक़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। तो अगर इन सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन उनको सही तौर पे नहीं बताई जा रही तो ये कैसे उन तक पहुंचाई जाए और कैसे उनको बताया जाए? देखिए यही तो हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ होता है और उलमा दीन का फ़र्ज़ है। इतने बड़े बड़े नाम हैं, अपने नाम के साथ मुफ्ती भी लिखते हैं, तो उनका जो फ़र्ज़ है ना, इतने बड़े बड़े मदरसे हैं जहाँ पर हज़ारों तालिब इल्म हैं, तो ये उनका काम है। और अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो फिर शर फैलेगा ना। ना गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ना उलमा दीन अपना काम कर रहे हैं, ना सियासी लीडर काम कर रहे हैं। वो भी अपने वोट लेने के लिए, जो वोट लेने के लिए समझते हैं वो बोल देते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि एक कॉमन सेंस की बात है। जो शख्स इस धरती में पैदा हुआ है उसके हकूक़ आपसे या मुझसे कम कैसे हो सकते हैं? और अगर उसके हकूक़ कम हैं तो वो अपने बाकी हकूक़ लेने कहाँ जाए? ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह मियाँ एक बंदे को ऐसी धरती पे उतारे जहाँ उसके हकूक़ ही ना हो? देखिए जो पाकिस्तान का शहरी है सबके हकूक़ बराबर है, आपके आइन में लिखा हुआ है। आप अपने आइन को बनाने के बाद उस पर अमल करने को तैयार नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट का कसूर है ना, वीक गवर्नमेंट है। उसको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि इंतशार ही रहेगा जो आप देख रहे हैं। सर मेरी गुजारिश ये है कि मैं आपसे ये सवाल आखिरी बस ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लोग हैं, जो राइटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? वो किस तरह अपने स्किल्स को डेवलप करें, पॉलिश करें? देखिए मैं अमेरिका या यूरोप जाऊँ तो ट्रेन में सफ़र करते हैं मोस्टली सारे। अगर ट्रेन में 100 मुसाफिर है तो कम से कम 90 उसमें से बुक पढ़ रहे होते हैं। यहाँ आप ट्रेन में जाएं, अगर 100 मुसाफिर है तो मुश्किल से 2 या 3 बुक पढ़ रहे होते हैं। हमारा मुतालिया करने का शौक़ ख़त्म हो चुका है और बग़ैर मुतालिया किए ना तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, ना किसी शोबा में महारत हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया में जो नई इजादात हो रही हैं वही कौमें कर रही हैं जिनको मुतालिया का शौक़ है। लाइब्रेरीज हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, गलत फिल्में देखने में हम दुनिया में टॉप पे हैं। तो जब तक हम मुतालिया नहीं करेंगे, हम तो अखबार नहीं लोग पढ़ते। अभी आप बाहर निकल कर रोड से सदर पाकिस्तान का नाम पूछें, आधे लोगों को नहीं पता होगा। जब हमने मुतालिया ही नहीं करना तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अच्छा इंसान बन सकते हैं? हमें जोर देना चाहिए इस चीज़ पर। और हमारे स्कूलों में भी अच्छा इंसान बनाने के बजाय डिग्री की तरफ उसको और पैसे कमाने की तरफ लगाया जाता है। डिग्री हासिल करना और चीज़ है, तालीम याफ्ता होना और चीज़ है। हमारे मुल्क में टीचर बनना कोई पसंद नहीं करता, वो SHO बनना पसंद करता है। कि जितना बड़ा अलमिया है कि वो डॉक्टर बनना पसंद करेगा, इंजीनियर बनना पसंद करेगा, प्रोफेसर बनना नहीं करेगा। और जब हम मैसेज ये दे रहे हैं कहते मास्टर है, ना हम मास्टर की इज़्ज़त करते हैं, ना हम मुतालिया की तरफ जाते हैं, तो हम कौम कैसे बन सकते हैं? नारों से तो नहीं होगा। सिंपल। बहुत बहुत शुक्रिया अली अहमद ढिल्लों साहब, आपके वक्त का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इनका पैगाम सिर्फ एक ही था कि हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।